बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो है वो हम नारकोटिक्स के बारे में कन्वर्सेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। नारकोटिक्स में सबसे पहले जो है वो रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स का आ जाता है कि जब भी कोई एफआईआर होती है तो जो मेन चीज़ें हैं वो हमने देखनी है कि रिकवरी ऑफ नारकोटिक्स क्या है। उसकी हमने प्लेस देखनी है, टाइम देखना है, मैनर ऑफ रिकवरी देखनी है कि किस तरह जो है रिकवरी की गई है। इसके बारे में जो है वो टाइम, मैनर ऑफ रिकवरी और प्लेस में जो है वो क्लीन एंड कंसिस्टेंट जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद डिपार्चर ऑफ एंट्री आ जाती है। उसके बाद जो है वो डिपार्चर एंट्री आ जाती है कि जब आपने थाने से निकलना है और आपने थाने में सुबह ड्यूटी पर आना है, उसकी जो है वो रोज़नामचे में आपकी एंट्री होनी चाहिए। ये ना हो कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 11 तारीख का वकूआ है और 11 तारीख को जो है वो आपकी छुट्टी की जो है वो एंट्री हुई हो। उसके बाद आपने जो सर्च ऑफ अरेस्ट एंड उसका प्रोसीजर है वो आपने अडॉप्ट करना है। आपने ये देखना है कि जो सर्च की गई है मुलजिम की और जो अरेस्ट प्रोसीजर है वो कंप्लीट है और वो जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है कि नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी नारकोटिक्स की रिकवरी होगी तो नारकोटिक्स की जो रिकवरी करने वाला होगा वो कंप्लेनेंट होगा। अगर पुलिस की ये स्टोरी आ जाए कि जो गवाह हैं उन्होंने उसको पकड़ा और उन्होंने तलाशी ली और उन्होंने चर्च बरामद की, तो चूँकि वो पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ आ जाएगा तो ये फ़ायदा जो है वो मुलजिम को दिया जाएगा। तो आपने एफआईआर और उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं साथ पुलिस फाइल के वो देखने हैं कि उसमें सर्च और अरेस्ट प्रोसीजर जो है वो अकॉर्डिंग टू पुलिस रूल्स अडॉप्ट किया गया है कि नहीं किया गया। सर्च बाय कंप्लेनेंट है, रिकवरी विटनेस जो है वो मौजूद हैं ऑन द स्पॉट। अगर जो है वो रिकवरी विटनेस मौके पे मौजूद नहीं रहे और फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ये होता है आपने कोई भी एफआईआर नारकोटिक्स की जिसमें आप कौंसल इंगेज हैं उसकी आपने एक पहली एफआईआर और एक दो बाद की भी एफआईआर आपने लाजमी लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एफआईआर हुई है 12 बजे दिन एफआईआर हुई है एक नारकोटिक्स की और 12:15 पे एक दूसरी एफआईआर है वो जो 302 की है या कोई भी और ऑफेंस की है जो उस डिस्टेंस से कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है। अब उसमें अगर कोई रिकवरी का या यहाँ जो भी टीम है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है नारकोटिक्स में, अगर उसका जो मेंबर है वो दूसरी भी एफआईआर में इंडल्ज है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये मौके पे मौजूद नहीं था और वो दूसरी एफआईआर में भी इंडल्ज है, तो ये जो है वो फ़ायदा भी अक्यूज़ को होगा। उसके बाद आपने देखना है कि जो सीलिंग ऑफ रिकवरी सब्सटेंस जो है वो सील किया गया कि नहीं किया गया, यानी कि जो भी रिकवर्ड किया गया जो चर्च है, हीरोइन है, जो भी आइस है वो मौके पे उसको सील किया गया कि नहीं किया गया। और एट द टाइम ऑफ जब पीएफएसए में पेश किया गया तब वो पार्सल सील था और जब कोर्ट में रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी को पेश किया गया तब भी वो पार्सल सील था कि नहीं था। ये दोनों चीज़ें आपने देखनी हैं। उसके बाद आपने देखना है सैम्पलिंग प्रोसीजर, जो सैंपल लिया गया है वो कितना लिया गया है। अगर तो 5% लिया गया है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उससे कम है तो वो जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ और पुलिस रूल्स नहीं है। तो हमने ये देखना है कि प्रॉपर सैंपल लिए गई कि नहीं ली गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो है वो गवाह या एफआईआर का कंटेंट ये कहता है कि जो चर्च थी वो पीसीज में थी, तो हमने देखने हैं कि अगर पीसीस की तादाद बताई गई है कि 4 या 5 थी तो सैंपल भी 4 या 5 भेजे के हैं या एक अकलमेटेड जो है वो इकट्ठा भेजा गया है। अगर तो वो इकट्ठा भेजा गया है तो जो रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी वो उड़ जाएगी, क्योंकि हर सैंपल का, हर पीस का अलहदा जो है वो सैंपल लेना ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमने देखनी है। उसके बाद हमने देखना है कि सैंपल और रिमेनिंग केस जो है वो बल्क में वो सेपरेट की गई है, किस तरह सैंपल की गई है, सेपरेट की गई है, छुरी के साथ की गई है, हाथ से की गई है, और जो सेपरेट की गई है उसका वज़न प्रॉपर किया गया है और अगर वज़न किया गया है तो उसको अलहदा सील किया गया है। 5% उसका सैंपल होना चाहिए और उसको दोनों को अलहदा सील करके जो कंप्लेनेंट है उसके ऊपर स्टैंप लगी होनी चाहिए मौके के ऊपर। उसके बाद सेफ़ कस्टडी आ जाता है कि सेफ़ कस्टडी ये है कि मौके से पार्सल एक तो मौके पे सील हो गए, दूसरा मौके से आके मुहर्रर के पास थाने में जमा हुए। इस बाबत उसकी एंट्री रोज़नामचा में की गई और रजिस्टर नंबर 19 में की गई और उससे अगले दिन या सेम डे जब पार्सल जो है वो मालखाने में और पीएफएसए के लिए जमा करवाए गए तो उसकी भी एंट्री और उसके बयानात 161 के लिए गए कि नहीं लिए गए, ये एंट्रियाँ होना ज़रूरी हैं। उसके बाद पीएफएसए रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीएफएसए रिपोर्ट नील आ जाए तो केस जो है वो आप 265 के की एप्लीकेशन देख के अपने मुलजिम को एक्विट करवा सकते हैं। उसके बाद रोल ऑफ आईओ के
रोल ऑफ आईओ बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एफआईआर है, कंप्लेनेंट कहता है कि मैंने चर्स बरामद की, आईओ आके मौके पे जो है वो कंप्लेनेंट का नहीं बल्कि गवाहों के जो है वो बयानात 161 का लेता है। 161 के बयानात में उसको पता चलता है कि ये मौके पे कार्रवाई इस तरह नहीं की गई और मौके पे चर्स बरामद नहीं हुई, तो आईओ के पास पूरा इख्तियार है कि वो मौके पे उस केस को डिसमिस कर सकता है, उस केस को खारिज कर सकता है। तो उसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है कि मौके पे जब वो आएगा तो वो 161 की स्टेटमेंट जितने भी गवाहान हैं उनका लेना उसके लिए ज़रूरी है। और मौके पे जो है वो आके सील पार्सल्स भी देखेगा और मुलजिम को भी मौके पे देखेगा। अगर जो है वो आईओ खुदा तर्स होगा और उसको पता होगा कि मैंने मरना है, अपनी कब्र में जाना है, तो वो कोई भी गलत इन्वेस्टिगेशन ना करे, तो उससे इस वजह से भी जो है वो काफ़ी मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत पावर्स हैं। अब जो कॉन्ट्राडिक्शन है प्रोसिक्यूशन स्टोरी में जो मुलजिम को फ़ायदा दे सकती हैं वो कौन सी है? वो टाइम ऑफ रिकवरी है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वकूआ हुआ है सुबह 12 बजे का और जो मौके का गवाह है जब कोर्ट में आता है वो कहता है कि ये सुबह का नहीं बल्कि दोपहर का वकूआ है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इनफ है। उसके बाद आपने उससे कोई सवाल नहीं करना। उसके बाद वेट आ जाता है। अगर वेट जो है वो आपने भेजा है पीएफएसए के लिए 200 ग्राम और पीएफएसए वाले कहते हैं कि हमारे पास 100 ग्राम आया है, तो ये भी जो है वो अक्वेटल की निशानी है कि मौके पे तफ्तीश नहीं सही हुई, मौके पे जो है वो कंप्लेनेंट ने पार्सल टोटल वेट से नहीं बनाए। उसके बाद प्लेस ऑफ अरेस्ट आ जाता है। प्लेस ऑफ अरेस्ट को साबित करना बहुत ज़रूरी है। एक जो है वो मुलजिम को अक्विट किया गया सिर्फ नक्शा मौका के ऊपर। जो नक्शा मौका बना उसमें जो है वो लिखा गया कि मुलजिम जो है वो एक कब्रिस्तान है उसके बाहर खड़ा है और उसकी जो दीवारें हैं वो 6 फुट दीवारें हैं, और जो गवाहान हैं उनकी प्रेजेंस जो कंप्लेंट है उसने जो है वो कब्रिस्तान के अंदर रखी। तो इस वजह से जज साहब ने जो है वो मुलजिम को बरी कर दिया कि एक 6 फुट की दीवार है उसके आगे, तो जो गवाहान हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी स्टोरी को और सारी कार्रवाई को प्रॉपर 6 फुट हाइट से देख सके, तो इस वजह से जज साहब ने उसको बरी कर दिया। उसके बाद जो ग्राउंड अक्विटल आ जाती है वो ब्रोकन चेन जो है, चेन बड़ी मैटर करती है। चेन ये है कि आपने मौके से मुलजिम को अरेस्ट किया, पार्सल्स बने, पार्सल्स पे जो है वो कंप्लेनेंट ने स्टैंप लगाई, आईओ मौके पे आया, आईओ ने आगे डायरेक्ट कर दिया कि तुम ये पार्सल्स जाके मुहर्रर के हवाले कर दो, और मुलजिम को वो खुद ले गया। थाने में आगे रोजनामची में एंट्री की, रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री की, माल खाने की भी मुलजिम की भी। उसके बाद अगले दिन जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के पास जब पेश किया गया माल मुकदमा, तो वो आईओ का बयान हुआ, मुहर्रर का बयान हुआ, रजिस्टर नंबर 19 में एंट्री हुई, रोजनामची में एंट्री हुई। उसके बाद जो है वो पीएफएसए में जब गया तो उसका भी बयान और रजिस्टर नंबर 19 और रोजनामची में एंट्री हुई। ये जो है वो चेन का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेंडिंग पार्सल है उसका भी बहुत मैटर करता है कि आपने 72 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पीएफएसए जमा करवाना है, लेकिन अक्सर यहाँ डिले हो जाता है और वो एक वजह लिख देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी थी, तो वो जो है वो इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद सील जो है वो नोट प्रोड्यूस, अक्सर जो है वो होता ये है, यहाँ पे एक मैटर आया मैंने लाहौर में देखा जिसमें जो है वो मुलजिम को बरी किया गया। उसमें हुआ ये कि जो रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश की गई, उसके अंदर जो रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी कोर्ट में पेश की गई उसके ऊपर जो सील किया गया था उसमें मुकदमा नंबर कुछ और लिखा था। अंदर वट एवर जो भी वेट था वो कोर्ट ने नहीं देखा। उसने कहा कि जो सील ही है वही तुम्हारी नहीं, तो मैं कैसे मान लूँ कि ये पार्सल तुम्हारा था। हालांकि मद नंबर जो उसके रोड के पीछे लगी थी और वो सेम थी, लेकिन ऊपर मुकदमा नंबर डिफरेंट था। तो इस वजह से जज साहब ने मुलजिम को उसमें रिमेनिंग केस प्रॉपर्टी को उड़ा दिया।